Hello friends, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। हम लोग ने पहले वीडियो में देख लिया था कि अलग अलग डेफिनेशंस जो अलग अलग लोगों ने दी थी इकोनॉमिक्स के बारे में, वो हमने पढ़ ली थी। उसमें हमने देखा था पहले कि हमारे यहाँ पे चाणक्य ने क्या बोला, उसके बाद एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके हिसाब से क्या है इकोनॉमिक्स। उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल, लियोनार्ड रॉबिन्स, पॉल सैमुअल्सन, उन सब के हिसाब से इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी करता है, जो साइंटिफिक वे में स्टडी करेगा। अब उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि अल्टरनेट यूजेस में अगर आपने एक चीज़ को बना दिया, उसको आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास 10 kg वुड है, अगर उस 10 kg वुड की आपने चेयर बना दी, तो आप उस चेयर को वापस डिमोलिश करके आप उसका बेड नहीं बना सकते। ठीक है, सो उस अगर वुड को आपने चेयर के लिए यूज़ कर लिया तो कर लिया, ख़त्म। मगर आप उसको वापस चेयर का बेड नहीं बना सकते हो। so दैट्स द मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप उसी वुड का आप चेयर भी बना सकते हो, आप उससे बेड भी बना सकते हैं, आप उससे टेबल भी बना सकते हो, आप उससे कबर्ड भी बना सकते हो। सो दैट्स एन अल्टरनेटिव यूजेस, बट आपको सिर्फ उस 10 kg वुड को आप सिर्फ एक ही जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने उसको कबर्ड बना दिया तो आप फिर उससे ना चेयर बना पाओगे, ना बेड बना पाओगे, ना ही आप टेबल बना पाओगे। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय अल्टरनेटिव यूजेस। आज की हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे कि हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के जो डेटाज हैं, हमने एनालाइज जो किया लोगों के बिहेवियर को, हम दूसरों को बताएंगे कैसे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डेटा कि हमने जो भी स्टडी किया है एक पर्सन के बारे में, एक सोसाइटी के बारे में, एक फैक्ट्री के बारे में, एक कंट्री के बारे में, उसे हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। हम उसे नॉर्मली लिख के दे सकते हैं डिस्क्रिप्टिव मैनर में, पॉइंट्स बना के या पैराग्राफ बना के। सो दैट्स अ डिस्क्रिप्टिव मैनर। हम लोग को एक टेबल के हिसाब से बना के दे सकते हैं, डेटास कलेक्ट करके, या तो हम उसी टेबल का हमें डायग्राम में हम चार्ट बना के दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोल दिया कि व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द डिमांड एक्सपांड्स एंड वाइस वर्सा, कि जब एक कमोडिटी की प्राइस गिरेगी, ठीक है, एक कमोडिटी अगर 10 रुपीज़ में बिक रही है, उसकी डिमांड हो रही है 10 यूनिट्स, बट उसी जगह पे उस कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होके हो गई 9 रुपीज़, सो उस कमोडिटी की डिमांड हो गई है 12 यूनिट्स। सो क्या हो गया, आपने डिमांड और प्राइस के बारे में रिलेशनशिप बताई। ठीक है, ये तो आपने सिर्फ लिख के बता दिया, मगर आप उसको टैबुलर फॉर्म में बता सकते हैं। जैसे इसमें बताया है कि जब एक चीज़ की प्राइस 20 रुपीज़ है, तो उसी चीज़ की डिमांड हो रही है 20 यूनिट्स। फिर अगर प्राइस कम हुई, 15 पे जा गई, उसकी डिमांड हो गई 40। सेम 10 रुपीज़ हो गई तो डिमांड हो गई 60। 5 रुपये अगर हो गई कॉइन की प्राइस, तो उसकी डिमांड हो गई 80 यूनिट्स। ठीक है, वही चीज़ आप चार्ट के हिसाब से, एक डायग्राम के हिसाब से बता सकते हैं। जैसे आपने बताया डिमांड्स इन यूनिट्स, यहाँ पे आपने बता दिया प्राइसेस। ठीक है, कि 20 रुपये की प्राइस है तो डिमांड हो रही है 20 यूनिट्स। यहाँ पे आ गए ए पॉइंट। 40 डिमांड हो रही है कब, जब 15 रुपये की प्राइस है। ठीक है, जब 10 रुपये की प्राइस हो गई है तो उसकी डिमांड हो गई 60 यूनिट्स। 5 रुपये की प्राइस पे उसकी डिमांड होगी 80 यूनिट। सो आपने क्या किया, एक ही चीज़ को आपने, एक ही लॉ को आपने जो देखा, समझा, आपने एनालाइज किया, आपने स्टडी किया, आपने उसको 3 अलग अलग वे में बता दिया। सिर्फ आपने डिमांड और प्राइस की ही चीज़ों को आपने 3 अलग अलग वे में बता दिया। सो दैट्स हाउ आवर 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वर्क। अब आते हैं हम लोग स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आप क्यों देख रहे हैं। जैसे आप सिर्फ नॉर्मली भी तो बता सकते हैं ना, डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप। आपने इसमें बताया कि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी अगर प्राइस की कमोडिटी फॉल होगी, या तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। सो ये रिलेशनशिप आप सिर्फ लिख के भी तो बता सकते थे ना कि आपको स्टेटिस्टिकल यूजेस क्या हो, क्यों आप करते हो। तो इसमें आप देखेंगे कि स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आपके इस प्रिंसिपल को, आपके इस चीज़ को जो आपने एनालाइज किया, उसको सपोर्ट करती है कि डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो आप नॉर्मल से बता रहे हो। ठीक है, तो प्रॉपरली लोग समझ पाएंगे उस चीज़ को, आपके पास एक प्रूफ रहेगा।
गिव्स एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स। अभी देखिए कि ये चेंज हो गया पैरामीटर्स, आपके ट्रेंड चेंज हुआ, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए ना, जैसे प्राइस चेंज हुई वैसे ही। देखिए अगर 20 रुपये की प्राइस पे 20 यूनिट, 15 की प्राइस पे 40 यूनिट, 10 की प्राइस पे 60 यूनिट, 5 की प्राइस पे 80 यूनिट, तो आपको क्या किया, आपको ट्रेंड जो चेंज हो रहा है उस डिमांड का, तो आपको आइडिया आया ना कि ठीक है। अब कंपनी क्या सोचे कि अगर मैं 15 की प्राइस रख रहा हूँ तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, 40 की डिमांड हो रही है ना। सो क्या कर रहे हैं, वो चेंजेस बता रहे हैं, वो चेंजेस एनालाइज कर सकता है। फिर आता है हमारा पॉइंट, कंपेरेटिव स्टडी मेक्स ईजी। अभी हम इस टेबल से, इस चार्ट से हम लोग प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं ना कि 20 की, जब 20 की प्राइस थी और 5 की प्राइस है, उस पर क्या डिफरेंस आ रहा है एक इंडिविजुअल की डिमांड के ऊपर। ठीक है, डिमांड में कितना चेंज आ गया जब हम लोग ने प्राइस को चेंज किया। सो वी कैन कंपेयर इट प्रॉपरली। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। अब हमने चीज़ें तो प्रॉपरली बताई देने से ज़्यादा प्रॉपरली हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, हमने बता दिया लो भाई 20 की है तो 20 यूनिट सेल हो गए, 15 की प्राइस है तो 40 यूनिट सेल हो गए, 10 रुपये प्राइस है तो 60 यूनिट सेल हुए, 5 रुपये की प्राइस है तो 80 यूनिट सेल हो गए। इससे ज़्यादा प्रिसाइज वे में कोई नहीं बता सकता है एक्सेप्ट द स्टेटिस्टिकल वे। सो फटाफट हम लोग एक बार देख रहे थे, स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सपोर्ट्स और कन्फर्म्स प्रिंसिपल को उसने प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कन्फर्म कर दिया, ठीक है, चेक एंड मेट, लॉक कर दिया उसने प्रिंसिपल को। गिव्स एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स। अलग अलग ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। टू मेक अ कंपेरेटिव स्टडी ईजी, हम लोग ने कंपेरिजन जो हमें करना था वो हमने हमें ईजीली बता दिया, हमें एक ईजी में बता रहे हैं। टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, अच्छे से प्रिसाइजली इन शॉर्ट सजेस्ट कर दिया कि ठीक है भाई आपको अलग अलग 15-15, 20-20 पेजेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसने शॉर्ट में ख़त्म कर दिया। Some requisite aspect of in collecting of statistical information and presenting in the diagrams, charts और graph। अब आप डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ आप क्यों कर रहे हो आपको प्रॉपरली पता पड़ गया। मगर आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप कोई भी वेरिएबल कलेक्ट कर रहे हो, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा, इन्फॉर्मेशन या तो डेटा की कोई भी जो सोर्स है कहाँ से वो चीज़ आ रही है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रूमर्सली आप कोई भी चीज़ हो रहा है कि ठीक है एक रूमर आया कि 50 रुपये की पेन की अगर प्राइस कम होकर 40 हो गई तभी भी सेम रहा है डिमांड, या कोई भी चेंजेस नहीं आया, या बहुत ज़्यादा ही डिमांड आ गई, या बिल्कुल भी कम डिमांड हो गई है, उससे भी कम डिमांड हो गई है। सो आप रूमर्स पर बिलीव नहीं करना चाहोगे, आपके पास एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। ठीक है, सो उस सोर्स को पूरा करता है हमारे यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक प्रॉपर रिलायबल आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि जिससे आप प्रॉपर डायग्राम्स और चार्ट से लोगों को बता पाओ। उसके बाद आता है क्लियरिटी रिगार्डिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप ऐसा नहीं बता सकते कि अगर पेन के भाव गिर गए सो उसके मैनेजर के घर पे क्या क्या चेंजेस आए, नहीं, आपको क्या करना है, आपको रिलेटेबल होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कहीं एक्स में कुछ और आ रहा है, वाई पे कुछ और आ रहा है डायग्राम पे, नहीं, वो चीज़ें प्रॉपरली रिलेट होनी चाहिए। डिमांड एंड प्राइस इज़ रिलेटेबल, सप्लाई एंड प्राइस इज़ रिलेटेबल, प्रोडक्शन एंड प्राइस इज़ रिलेटेबल, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन इज़ रिलेटेबल। मगर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे घर पे क्या रिलेशन हो रहा है उस कंपनी की वजह से, नहीं। अगर कोई बंदा वो पेन यूज़ ही नहीं करता है, घर पे अगर कोई पेन यूज़ ही नहीं करता है, उसको क्या लेना देना होगा जो आप चार्ट में बता रहे हो। सो दैट शुड बी अ क्लियरली डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और आपको जो प्रेजेंटेशन करना है, आप क्या करोगे, एक्स एक्सेस पे सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओगे और वाई एक्सेस पे उससे डिपेंडेंट वेरिएबल बताओगे। जैसे ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस होती है। सो प्राइजेस आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, प्राइजेस तो चेंज होती रहती है, बट जो आप टाइम यहाँ पे आएगा वो डिपेंडेंट है। ठीक है, वैसे ही आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपको यहाँ पे बताना है एक्स एक्सेस पे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सेस पे बताना है। जो भी चीज़ इसके आप यहाँ पे जो डिपेंडेंट हो रहा है
वो आप वाई एक्सिस पे बताओगे। एक्स एक्सिस पे जो भी चीज़ है उसके ऊपर जो भी चीज़ डिपेंडेंट है वो आप वाई एक्सिस पे बताओगे। सो दैट्स हाउ इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वर्क्स। उसके बाद आता है प्रॉपर स्केल। ठीक है, प्रॉपर स्केल में क्या आएगा कि अगर आपके पास हज़ारों है, ठीक है, थाउजेंड्स में आपके पास डेटाज है, 10,000, 10,000, 12,000, 13,000, 13,000 एंड सो ऑन। उसमें आप क्या कर रहे हो, आप स्केल कैसे लोगे, सॉरी, आप स्केल कैसे लोगे, 1 2 3 4 तो ले नहीं सकते ना, वरना कहाँ पे जाके आपका डायग्राम पहुँचेगा, कहाँ पे जाके आपका चार्ट पहुँचेगा। सो आप क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे 5,000 से, फिर आओगे 10,000 पे, फिर 15,000 पे एंड सो ऑन। 5,000 की गैप्स पे आप बनाओगे चार्ट। सो दैट्स हाउ सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्केल्स वॉन्ट्स टू से कि आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करनी चाहिए स्केल्स। सो ये चीज़ आपके इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, क्लियरिटी रिगार्डिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आप चार्ट पे रिप्रेजेंट करोगे, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट स्केल्स ऑफ चार्ट। ठीक है, कि कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए, क्या स्केल होनी चाहिए उस चार्ट के ऊपर या डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर आते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स। अब बार डायग्राम यूज़ कर सकते हो आप, ग्रुप बार चार्ट या पाई चार्ट कब यूज़ करोगे, ये चीज़ें भी डिफर करती है टाइम टू टाइम। जब आपके पास दो ही वेरिएबल है, एक ईयर है एक प्रोडक्शन है, ये दो वेरिएबल ही हो गए, सो आप यूज़ करोगे बार डायग्राम। इसमें आपको क्लियरली पता पड़ जाएगा कि 1970 में, 1971 में इतना प्रोडक्शन हुआ, 1981 में इतना प्रोडक्शन हुआ, 1991 में इतना प्रोडक्शन हुआ। तो यू कैन ईजीली शो जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, सो तब आप यूज़ कर सकते हो बार डायग्राम। मगर आपके पास ऐसा आ रहा है कि फ़ीमेल इतनी थी, मेल इतने थे, टोटल पॉपुलेशन इतनी थी, अब बच्चे इतने थे, सो आप क्या करोगे, आप बार डायग्राम कितने सारे बनाने बैठोगे, नहीं ना। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लस्टर्ड या ग्रुप बार डायग्राम बना दोगे। सी यहाँ पे क्या है, बॉक्सेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा मेल, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है डोमल, सी खाली वाला पार्ट, और मेल को और टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है सी दिस, ये सॉरी, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है मेल, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है सॉरी, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है टोटल, एंड यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है फीमेल। सो दैट्स हाउ क्लस्टर बार डायग्राम वर्क या ग्रुप बार डायग्राम वर्क, कि अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ अगर इसी 1950 में अफेक्ट हो रही है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती है। यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि 1950 में अगर आप एक पेन बना रहे हो तो उसमें रिफ़िल की प्राइस कितनी थी, उसकी इंक की प्राइस कितनी थी। सो दैट्स हाउ यू कैन शो। आप अलग अलग डायग्राम्स नहीं बनाने जाओगे, एक कॉस्ट को आप शो कर सकते हो इस चीज़ में। उसके बाद आता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम आप कब बताओगे कि जैसे अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपने 100 रुपये को कहाँ कहाँ पे अलॉट किया, आपकी सैलरी को आपने कहाँ कहाँ पे अलॉट किया, आपने आपने कितना सेव किया, आपने कितना खर्चा किया, आपने कितना नेटफ्लिक्स पे डाला, आपने कितना खाने बाहर के खाने पे डाला। सो दैट्स यू कैन शो इट इन पाई डायग्राम। सी यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट बता रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नेशनल इनकम कितनी हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी हो रही है, सर्विस सेक्टर से हमारे पास कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, नेशनल इनकम कितना जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पे पाई डायग्राम के हिसाब से उसने शो कर लिया। सो ऐसे हमारे 3 डायग्राम्स वर्क करते हैं। बार डायग्राम जब आपके पास सिर्फ ईयर्स हो और आपको सिर्फ एक ही चीज़ बतानी हो, पॉपुलेशन है, डिमांड है, सप्लाई है, कोई भी एक ही चीज़ बतानी हो, तो आपको बार डायग्राम यूज़ करोगे। मगर आपके पास एक ही 1950 में अगर आपको बताना है कि मेल की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, या 1950 में पेन की प्राइस कितनी थी, या उसके ढक्कन की प्राइस कितनी थी, व्हाट्सोएवर, सो आप चूज़ करोगे क्लस्टर्ड या ग्रुप बार डायग्राम। मगर क्लस्टर्ड और ग्रुप बार डायग्राम में आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने कॉस्ट निकाल लिया कि पेन का, ठीक है, आप पेन का भी कॉस्ट बता रहे हो, सो उसी के साथ साथ आप ढक्कन, आप इनका कॉस्ट बता रहे हो। अगर दूसरे ही बार डायग्राम में आप बता रहे हो कि आपके कॉटन का भी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो आपने कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग में लेबर को कितना पे किया, वो नहीं बता सकते हो। अगर आपको सिर्फ आपके पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अगर आपको निकाला है
सो आप उसके रिलेटेड सिर्फ कॉस्ट आप पेन के ही लोगे, आप अलग अलग कॉस्ट नहीं ले सकते हो। सो इट शुड बी अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। पाई डायग्राम कब यूज़ करोगे? अगर आपको अलोकेशन बताना है कि आपको कहाँ कहाँ पे चीज़ आपने अलोकेट करी, या कहाँ कहाँ से चीज़ आपके पास आई है। या आप बोलते हैं ना कि रक्षाबंधन आ रहा है ना जैसे, तो गर्ल्स क्या कर सकती है कि ये आए हमारे वडोदरा वाले भाई से, क्या है हमारे सूरत वाले भाई से, या हमारे भावनगर वाले भाई से। अगर एक और आ रहा है हमारा भाई, या है हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले भाई से पैसे गिफ्ट, सो दैट विल बी एलोकेटेड। वो हमें एक पाई डायग्राम हम बता सकते हैं। सो पाई डायग्राम शोज अस द अलोकेशन, या तो फिर हमारे पास कहाँ से पैसे कहाँ कौन सी चीज़ों से आ रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एंड दिस होल चैप्टर। उसमें आता है कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस हमने देखी है कि हमारे बिहेवियर को, इकोनॉमिक्स इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स हमारे हर दिन के बिहेवियर को जज करने के लिए काम आता है। उसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स मतलब यूनाइटेड नेशंस में हमारे पेट्रोल के प्राइसेस कितने हैं, या वहाँ पे डिमांड कितनी है पेट्रोल की, या वहाँ पे पानी के प्राइस कितने हैं, या कोई भी चीज़ प्रोडक्शन में कितनी जा रही है, जिसके हिसाब से आप अपने कंपनी के वहाँ पे खोली है ब्रांच या नहीं खोले, जिसके हिसाब से आप जज कर सकते हो। सो दैट्स नोन एज इंटरनेशनल इवेंट्स। कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी इफेक्ट कर रही है, वो आपको आपकी कंपनी के ऊपर कितनी असर कर सकती है, दैट्स विल बी टर्म्ड एज इंटरनेशनल इवेंट्स में। उसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल इवेंट्स, कि पीछे क्या हो गया था, कि हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारे यहाँ पे कितना डेवलप किया, या ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को कैसे लूट लिया। सो दैट्स एन हिस्टोरिकल इवेंट। वो आप किस में स्टडी करोगे? अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेवियर में, जो आता है हमारे इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंस। फिर आता है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। अगर आप डिसीजन मेकिंग, अगर आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे सो आपको मिलेगा रिटर्न। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने से मिलेगा आपको 10% रिटर्न। बट वही चीज़ अगर आप सेविंग्स में डालोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 5%, 5 to 7% का रिटर्न। सो दैट्स योर डिसीजन कि आपको सेव करना है। अगर आपको प्रॉपरली अगर रिस्क फ्री करना है तो आप सेविंग्स में पैसे डालोगे। अगर आपको चाहिए कि ठीक है बहुत थोड़ा बहुत, अगर मार्केट के हिसाब से आपको पता है कि मार्केट अभी प्रॉफिट में जाने वाली है, आपको नॉलेज है, सो आप क्या करोगे? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। दैट्स हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स, कि आपको डेली डिसीजन आप कैसे लोगे। अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी, यही चीज़ अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको सारी की सारी पॉलिसीज़ पता होनी चाहिए गवर्नमेंट के, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है। सो वो चीज़ आपकी आती है अंडरस्टैंड करने में। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको गवर्नमेंट की प्रॉपर पॉलिसीज़ क्या क्या है, रेपो रेट कैसे वर्क करता है, रिवर्स रेपो रेट वर्क कैसे करता है, वो आपको प्रॉपरली बताया जाएगा। फिर आता है प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। अगर आप एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि लेबर, अगर अहमदाबाद में कितने का लेबर मिल रहा है, सूरत में क्या लेबर के प्राइसेस है, वडोदरा में कितने प्राइसेस है, भावनगर में क्या प्राइसेस है लेबर का। सो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाओगे वहाँ पे। वैसे ही अगर आपको वैसे ही आपके यहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि डीज़ल का प्राइस गुजरात में कितना है, डीज़ल का प्राइस महाराष्ट्र में कितना है, पंजाब में कितना है। उसके हिसाब से आपको अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से आप चूज़ कर पाओगे कि आपका एरिया क्या होना चाहिए इंडस्ट्री खोलने का। सो दैट्स हाउ इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू टेक अस द डेली बेस्ड डिसीजन। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। पहला आपको अंडरस्टैंडिंग आपको एवरीडे बिहेवियर का, और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस एवरीडे बिहेवियर में, चाहे वो चीज़ अभी हो रही है, करंट इवेंट्स है, करंट सिनेरियो है, करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनली या नेशनली, कैसे आपको असर करेगी। या तो फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स है कि ट्रेन कब बनी थी, ट्रेन की चीज़ें, ट्रेन में कौन सी चीज़ें अलग अलग हुई, क्या क्या हमने वेरिएशंस लाए, क्या कैसे भी हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेन को। सो दैट्स ए हिस्टोरिकल इवेंट। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, कि इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। डिसीजन मेकिंग बाय एन इंडिविजुअल, आपको पैसे भी सिर्फ इन्वेस्ट करने हैं तो आप वो इकोनॉमिक्स स्टडी करके ही लोगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी को स्टडी करने के लिए। और आपके प्रोफेशनल है कि आपको कैसे आपको कहाँ पे एक इंडस्ट्री खोलनी है। सो दैट्स ऑल्सो अ प्रोफेशनल डिसीजन। वहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक्स काम आने ही वाली है।
So that's how economics works. That's the importance of economics. And by this, we come to the end of this chapter and the end of this video. So if you like it, so stay connected with our Instagram profile and YouTube also. Thank you.